नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है, जो एमआईक्यू सीरीज चल रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है। और यह जो हमारी क्लास है यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है एमआईक्यू। तो आप लोग इसमें जल्द से ज्वाइन हो जाएं आप लोग, और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें आप लोग। और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, और लगातार नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इसको पर डे डेली करंट अफेयर ये इस समय आपके पास आ जाता है, और आप इसको लगातार देखते रहिए। साथ में आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। और यदि आप वैसे भी सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे और भी मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे, न केवल करंट अफेयर का बल्कि अन्य परंपरागत विषय के भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि यूपी स्पेशल के नोट्स आपको मिलेगी, जो इस बार यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कुछ करंट इश्यूज पर कुछ और भी नोट्स मिलेंगी। साथ ही आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ऐसा मिल सकेगा उसमें। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। अध्ययन सामग्री आपको द काउंसिल परिवार का लगातार मिलता रहेगा, जो भी कुछ टेस्ट पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पर हमारा जो है कि द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से ग्रुप है, उस पर भी नोटिफिकेशन जाता रहेगा आपका सारी क्लासेस के लिए, जो आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और आपको एक सूचना और दे दूं कि हमारे यहाँ यूपीएससी और यूपी पीसीएस, बीपीएससी और एमपीएससी प्री 2022 को देखते हुए करंट इश्यूज पर कुछ क्लासें चलवाने का निर्णय लिया गया है। अब ये क्लासें मुफ्त में चलाई जाएंगी, जिसको जो क्लास ये शुरू हुई है उसमें से साइंस टेक की क्लास 27 तारीख से शुरू हो गई है, जो 1 मई तक चलेगी। तो आप लोग आकर के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और उसको वो बिल्कुल मुफ्त ऑफलाइन क्लासें चल रही हैं, आप आकर के उसमें शामिल हो जाइए और उसका फायदा लीजिए, ताकि इस बार आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस या बीपीएससी या एमपीपीएससी जिसका भी पेपर इस बार प्री आप दे रहे हो उसमें आप सफल हो सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। पुनः एक बार आप देख लीजिएगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। तो आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अब ये जो दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, ये पशुओं को समर्पित है, पशुपालन को समर्पित है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक जो रेडियो स्टेशन है ये किसको समर्पित है, कि पशुपालन को समर्पित है। अब आपको बता दें कि बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित किया गया है, और इसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन बना है, यह रेडियो स्टेशन पूरे गुजरात में 1700 समुदायों में लगभग 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा। अब ये देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, भारत देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो गुजरात में लगाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब अगर बात करें दूधवाड़ी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना जो हुई है, तो किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इससे यह होगा कि जो किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी है वो प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य से इस रेडियो को बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर आपको जो दिखाई दे रहा है वो गुजरात है। तो गुजरात में यह बनाया गया, और जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीजें और भी बताया उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां किया, तो गुजरात में किया। तो देखिए आपको कुछ तथ्य हम दिखाते हैं इसमें। तो पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, जो पशुपालन को समर्पित है। जैसा कि हमने आपको बताया
बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकाठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित है। और स्टेशन ये जो है ये पूरे गुजरात में 1700 समुदायों में लगभग 5 लाख डेयरी उत्पादकों को जोड़ेगा। अब यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। तो मोस्ट बात ये बताई जा रही, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिए कि देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अब बात करें अगर बनास डेयरी की स्थापना हुई थी 1969 में। अब यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक प्रभाग है जिसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय जो है गुजरात सरकार के पास है। और गुजरात के बनासकाठा जिले में स्थित है यह बनास डेयरी। और यह एशिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। और बनास डेयरी का जो मुख्यालय है पालनपुर में है। तो ये बनास डेयरी जो वहां की फेमस है उसके बारे में कुछ आपको ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि दूध से संबंधित ये भी है तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन है कि 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो ऑप्शन पहले कथन में क्या है कि 25 अप्रैल 2022 को, ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थी। तो आपको दिख रहा है कि इसमें दूसरे वाले कथन पूछ रहा है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थी। और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। तो ये बिल्कुल हमारा पहला कथन सही हो गया। अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि रही हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थी। तो हमारे ये दोनों कथन सत्य हैं। अब इसके बारे में अगर बात करें रायसीना डायलॉग के बारे में, तो इसकी शुरुआत जो हुई है 25 अप्रैल से हुई है। अब ये जो है 27 अप्रैल को समाप्त हो गया है। तो 25 अप्रैल से शुरू हुई, 27 अप्रैल को ये समाप्त हुई। अब यह देश का अगर बात करें रायसीना डायलॉग, तो यह देश का प्रमुख भू अर्थशास्त्र और बहुपक्षीय विदेश नीति सम्मेलन है रायसीना डायलॉग। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब हुई थी, तो रायसीना डायलॉग की शुरुआत पहली बार जो हुई थी वो 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। अब इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है रायसीना डायलॉग का, इसका उद्देश्य है वैश्विक समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। जो वैश्विक समुदाय है उसके सामने जो सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं उनका समाधान करना रायसीना डायलॉग का उद्देश्य है। तो उद्देश्य से भी क्वेश्चन आते हैं और एक दो बार रायसीना डायलॉग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ और भी चीजें बदल करके पूछ सकता है। इसमें हमारे दोनों कथन सत्य हैं। और इस बार जो संभावना ऑप्शन में बनाई जा रही है, ये दोनों संभावना ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण हमने इसको रखा है। जिसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। जो हमने अभी आपको बताया पूरी व्याख्या, उसको आप देख भी सकते हैं इसमें। तो ये रायसीना डायलॉग 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कौन रही? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थी। 25 अप्रैल को यह शुरू हुआ, 27 अप्रैल को समाप्त हुआ। और देश का प्रमुख यह भू अर्थशास्त्र और बहुपक्षीय विदेश नीति सम्मेलन है रायसीना डायलॉग। अब इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। और उद्देश्य है इसका वैश्विक समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान, किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान से एक बार पुनः देख लीजिए, किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान के संदर्भ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरा कथन है कि यह अभियान 25 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा।
दो कथन इसमें दिए गए हैं और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी जो ये अभियान है, ये किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल 2022 से किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका पहला कथन हमारा सत्य हुआ। और कब से आयोजन हो रहा है? तो 25 अप्रैल 2022 इसका आयोजन हो रहा है और ये जो आयोजन है ये 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। तो हमारे ये दोनों कथन सत्य हैं। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है, इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है और इस अभियान के तहत 75 चयनित उद्यमियों और किसानों का राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे 1 करोड़ से अधिक हितधारक और किसान भाग ले रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक इसमें भाग ले रहे हैं। तो आपको बताएं कि ये आपको दिख गया कि सही इसका उत्तर आपको सी नजर आ रहा है, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो आप देखिए इसको, ये रहा आपको दिख रहा है कि किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी, तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 अप्रैल 2022 से किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान का आयोजन हुआ और अभियान 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा और विभिन्न अन्य विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको आयोजित किया गया। और बात करें इस अभियान के तहत 75 चयनित उद्यमियों और किसानों का राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इसमें, और 1 करोड़ से अधिक हितधारक और किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान में भाग लेंगे। तो इस तरह से आपको ये तथ्य भी आपको यहां भी हमने दिखा दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही परसेवेरांस किसका मार्ग रोवर है? मार्स रोवर है। ये पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में रही परसेवेरांस किसका मार्स रोवर है? ऑप्शन है इसरो, बी है नासा, सी है यूरोपीय स्पेस एजेंसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि नासा के परसेवेरांस मार्स रोवर ने मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फाबोस पर ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है। तो आपको बता दें कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, जिसमें से एक जो है फोबोस है और उस फोबोस पर जो है ग्रहण का एक वीडियो कैप्चर किया है परसेवेरांस मार्स रोवर ने, जिस कारण यह चर्चा का रहा। अब ये जो है ये नासा का आपको दिखाई देगा मार्स रोवर है। किसका है? नासा का है। अब अगर बात करें तो इसके द्वारा जो कैप्चर किया गया यह वीडियो है उच्चतम फ्रेम रेट अवलोकन है और सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा जूम इन वीडियो है, जिसे मंगल ग्रह की सतह से इसको कैप्चर किया गया। तो आपको इसका सही उत्तर जो मिल गया वो है बी, यानी नासा का ये मार्स रोवर है परसेवेरांस। इसके बारे में और देख लेते हैं, आपको रोवर दिखाते हैं। ये आपको रोवर दिखाई देगा। तो नासा के परसेवेरांस मार्स रोवर ने मंगल के 2 चंद्रमाओं में से एक फोबोस का ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया और ये इसके द्वारा जो कैप्चर किया गया वीडियो है उच्चतम फ्रेम रेट अवलोकन है और सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा जूम इन वीडियो आपको दिखाई देगा, जिसमें मंगल ग्रह की सतह से कैप्चर किया गया है। अब आपको बता दें कि रोवर का मुख्य उद्देश्य जो है मंगल ग्रह पर प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के संकेतों की तलाश करना है, जिस कारण इसको लॉन्च किया गया था। अब यह रोवर जो है मंगल की चट्टान, रेजोलिथ और धूल का विश्लेषण और अध्ययन करता है। ये आपको अन्य तथ्यों में जानकारी रखनी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है कि अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। पहला कथन फिर से ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। तो बड़े ध्यान से इनके शब्दों को देखना है। दूसरा दे रहा है कि 2022-23 का सर्वेक्षण जुलाई में शुरू किया जाएगा और जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो।
तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। और इस बार जो आप देखेंगे 2022-23 का सर्वेक्षण जुलाई में शुरू किया जाएगा, जो जून 2022 तक पूरा होगा। अब आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रीय अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण है, ये कुछ समय के लिए, एक लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने अब निर्णय लिया है कि इसको फिर से शुरू किया जाएगा। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसको फिर से शुरू किया जाएगा, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। तो क्वेश्चन संभावित है, इस पे आ सकता है। आपको बता दें कि 2011-12 के बाद से आप देखेंगे देश में प्रति व्यक्ति जो घरेलू खर्च है पर कोई आधिकारिक अनुमान नहीं मिला है। अब ये आधिकारिक अनुमान ये जो है अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये अनुमान देता है प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर, ये अनुमान यही जारी करता है। लेकिन आपको पता, जैसा कि हमने बताया कि 2011-12 के बाद से अभी तक इसका डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है, ये लंबे समय से बंद चल रहा था। फिर आपसे बात करें 2017-18 में पिछले सर्वेक्षण को डेटा गुणवत्ता में मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। 2011 के बाद 2017-18 में इन्होंने प्रयास किया अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण ने देने का, लेकिन सरकार ने उसको रद्द कर दिया। तो 2011 के बाद आप देखेंगे 2022 में ये शुरू होने जा रहा है सर्वेक्षण। एक लंबे अंतराल के बाद ये शुरू होगा। अब ये 2022-23 में उसमें कब शुरू होगा? तो 22-23 से के बीच में सर्वेक्षण होगा, जैसा कि 2011-12 वाला सर्वेक्षण था। अब इसको जो सर्वेक्षण होगा 2022-23 बोला जाएगा। अब ये 2022 के जुलाई में शुरू होगा और 2023 के जून में समाप्त होगा। तो ये दोनों हमारे कथन सत्य हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखिए आप इसको और भी अच्छे से समझ लीजिए कि अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर 5 साल में किया जाता है, इस साल लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। तो इसी कारण यह चर्चा का विषय रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा ही संभावित है इसमें। 2011-12 के बाद से देश में प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर कोई आधिकारिक अनुमान नहीं। 2017-18 में पिछले सर्वेक्षण को डेटा गुणवत्ता में मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। और 2022-23 का सर्वेक्षण जुलाई से शुरू होगा और जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में खबरों में रहे इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्यूबा ए ऑप्शन है, बी है नाइजीरिया, सी है माली और डी है फ्रांस। तो आपको बता दें कि 24 अप्रैल 2022 को, कब? 24 अप्रैल 2022 को फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रो ने जो है मरीन ले पेन को पराजित किया और एक बार पुनः इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने किसको पराजित किया? तो मरीन ले पेन को पराजित किया है। और मैक्रो पिछले 20 वर्षों से निर्वाचित होने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति है। पिछले 20 वर्षों से ये लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। और इनको जो वोट मिला है इस बार, तो 51.5% मिला है। जो अब इनके विरोधी थे ले पेन को 41.5% आपको देखेंगे वोट मिला है। तो इस तरह से इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो फ्रांस के चुने गए हैं। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी फ्रांस। देखिए आप इसमें, ये इमैनुअल मैक्रो हैं। 24 अप्रैल 2022 को फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में इमैनुअल मैक्रो ने मरीन ले पेन को पराजित किया और मैक्रो पिछले 20 वर्षों में फिर से निर्वाचित होने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति है। मैक्रो को 51.5% वोट मिला, जबकि ले पेन को 41.5% वोट दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे किसे केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक। तो आपको इसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा। यह है कि हाल ही में किसे, तो ये खबरों में हम शब्द को छुपा रहे हैं। तो हाल ही में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, ऐसा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अजय कुमार सूद, बी है मंजूल भार्गव, सी है के विजय राघवन और डी है मुदित नारायण। तो आपको बता दें कि हाल ही में अजय कुमार सूद को, किसे? अजय कुमार सूद को, जो एक प्रख्यात भौतिक विज्ञानी हैं, इनको जो है केंद्र सरकार ने प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है।
अब ये जो अजय कुमार सूद है ये के विजय राघवन का स्थान ले रहे हैं। तो इससे पहले के विजय राघवन थे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, अब जो बन रहे हैं अजय कुमार सूद जी बन रहे हैं। अब आपको बता दें कि अजय कुमार सूद ये प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। और इन्हें जो है जो ये पद मिल रहा है प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का, ये 3 साल के लिए इस पे नियुक्त किया जा रहा है अजय कुमार सूद को। अब ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो के विजय राघवन का स्थान ले रहे हैं। और के विजय राघवन आप देखेंगे 2018 में इनको नियुक्त किया गया था के विजय राघवन को, जो अब इनकी जगह अजय कुमार सूद बैठ रहे हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अजय कुमार सूद। तो इनका सही उत्तर ए हो गया। देखिए आप इसमें ये अजय कुमार सूद हैं जो केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इनको नियुक्त किया गया। और ये सदस्य भी रहे हैं प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद का। अब इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और ये किसकी स्थान ले रहे हैं, तो जीव विज्ञानी के विजय राघवन का स्थान ले रहे हैं। याद रखिएगा ये भौतिक विज्ञानी है अजय कुमार सूद, और जिसके स्थान पे बैठ रहे हैं के विजय राघवन, वो जीव विज्ञानिक के जो है प्रोफेसर आपको दिखाई देंगे। अब ये विशेषज्ञ दिखाई देंगे। 2018 में के विजय राघवन को प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, अगर आप ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का जो है ये इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है कैबिनेट के साथ साथ प्रधानमंत्री को उन मामलों पर व्यवहारिक सलाह प्रदान करना जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र से संबंधित होगा। उनको ये है कि एक सलाह देना है, वैज्ञानिक सलाह देना है, व्यवहारिक सलाह देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से देखिएगा कि हाल ही में चर्चित इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि रूस ने 20 अप्रैल 2022 को अपनी नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया। और दूसरा है कि इसकी मारक क्षमता 11,000 से 18,000 किलोमीटर है। और पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है, यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो, ये पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन के आक्रमण के कारण आप देखेंगे पश्चिम द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के बीच, हालांकि जो यूक्रेन पर इन्होंने आक्रमण किया है रूस ने, जिस कारण पश्चिम जो देश हैं इनके ऊपर जो है कि ये कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसी बीच रूस ने 20 अप्रैल 2022 को अपनी नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM बोला जा रहा है, सरमत का परीक्षण किया है, जिस कारण ये चर्चा का विषय रहा। 2021 में लॉन्च होने के बाद यह ICBM सरमत का पहला टेस्ट होगा, तो ये लॉन्च होगा। इसको लॉन्च 2021 में किया गया था, लेकिन ये जो है सरमत का पहला टेस्ट लॉन्च अब हुआ है। और बात करें इसकी, तो यह जो है इसकी मारक क्षमता 11,000 से 18,000 किलोमीटर है। तो ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। और देखिए, यूक्रेन के आक्रमण के कारण पश्चिम द्वारा लगाए गए कठोर प्रतिबंधों के बीच रूस ने 20 अप्रैल 2022 को अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया। और 2011 में लॉन्च होने के बाद यह ICBM सरमत का पहला टेस्ट लॉन्च है। और RS-28 सरमत, जिसका नाटो नाम सतन सेकंड है, यह पृथ्वी के किसी भी ध्रुव पर फायरिंग की क्षमता रखती है। अब इसकी मारक क्षमता कितनी है, 11,000 से 18,000 तक। और सरमत रूस की पहली ICBM है जो छोटे हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड वाहन ले जा सकती है। तो ये आपको अन्य तथ्यों की भी जानकारी मिली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है। तो इस पे जापान और रूस दावा लगातार करते हैं। तो जापान और रूस इसमें सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर आपको बी दिखाई देगा। तो आपको दिखाते हैं ये कुरिल जो है द्वीप समूह। तो आपको यहाँ जो लाइनिंग 2 दिख रही मैप में, वो है
जब से सोवियत संघ ने 1945 में कुरिल द्वीपों पर विजय प्राप्त की, तब से जापान द्वारा इस स्वामित्व को चुनौती दी जा रही है। तो आप देखेंगे सोवियत रूस ने 1945 में इससे कब्जा किया था कुरिल द्वीप पर, और जब से कब्जा किया तब से जापान ये अपने स्वामित्व की चुनौती देता रहा है लगातार सोवियत संघ को। और 2022 डिप्लोमेटिक ब्लू बुक एक छपी है, जिसको आप देखेंगे जापानी विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें जापान द्वारा कहा गया है कि इस द्वीप समूह पर जापान का अधिकार है। तो दो लोग इस पे दावा कर रहे हैं कि जापान और एक रूस कर रहा है। तो इस तरह से आपको दोनों ऑप्शन उसमें जो बी वाला था कि जापान और रूस, वो सही उत्तर दिखाई दे रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। 9 क्वेश्चन को हमने लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। अब ये 9 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज शेयर भी कर दें और लगातार जुड़े रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।